मुकेश सहनी ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। उनको मौका मिला था, वो चाहते तो बहुत आगे बढ़ सकते थे, उनमें क्षमता भी है और लोगों का जुड़ाव भी उनके साथ है, मगर उनकी गलत नीतियों के चलते आज ये स्थिति हो गई है कि कोई भी गठबंधन उनको पूछ नहीं रहा है और वो एक चूके हुए कारतूस की तरह हो गए हैं। अमित शाह ने बहुत ज़्यादा उनको महत्व नहीं दिया और एक तरह से टाल दिया उनको, हाँ कि ठीक है हम देखेंगे विचार करेंगे, ऐसा कह के टाल दिया। तो बहुत उम्मीद से भरे होकर के नहीं लौटे हैं मुकेश सहनी कि न इधर जा पा रहे हैं न उधर जा पा रहे हैं और अब एक एक सीट के लिए मोहताज हैं और लोगों ने उनकी ताकत भी देख ली है। राजनीतिक दलों ने लोकसभा का चुनाव वो हार गए, विधानसभा का चुनाव वो खुद नहीं जीत सके और कहते हैं कि 9% 10% वोट हमारे पास है। तो इतना वोट है और फिर भी आप अपनी सीट नहीं निकाल पा रहे हैं तो दूसरे को क्या जिताइएगा और मदद कीजिएगा। ऑप्शन उधर से भी है, महागठबंधन भी इस ताक में है कि कैसे इधर बात बिगड़े इनकी कि हम उनको लपक लें। तो इसलिए बहुत फूक फूक करके भाजपा एक एक कदम उठा रही है। चिराग की नाराजगी अलग है। चिराग की नाराजगी अलग है। चिराग का उनके चाचा के वजह से पेंच फंसा हुआ है कि भाजपा को कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि जदयू भी अड़ी हुई है कि जो सिटिंग सीट हमारी है वो हम नहीं छोड़ेंगे। भाजपा में आप जो सिटिंग है उसको कैसे कम करेंगे, तो फिर सीटें बचती कहाँ हैं? सीटें जो 2-4 बचती हैं उसमें इतने सारे दल हैं। रामकृपाल यादव मंच पर मौजूद थे और अमित शाह ने कहा कि मेरे मित्र रामकृपाल यादव, यानी टिकट पक्का। टिकट पक्का। हाँ, जब उन्होंने ऐसा संबोधन किया तो इससे ये समझा जाना चाहिए कि रामकृपाल यादव का टिकट पक्का है। वो लालू प्रसाद के बहुत करीबी नेता हुआ करते थे, तो सारे दांव पेच उनके जानते हैं और जहां उनका टिकट काट के किसी भूमिहार को टिकट दिया जाएगा तो फिर वो जातीय विरोध का स्वर एक तरह से वहां उठ जाएगा और वो भाजपा कभी नहीं चाहेगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। आज तारीख 9 मार्च शनिवार का दिन है और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने अपने खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार लेकर। दिन भर की बिहार से जुड़ी राजनीतिक घटनाओं के साथ ही अन्य हुई गतिविधियों पर भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर डालें तो आज बिहार की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गरमाई, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर पटना आए थे। पालीगंज के मंच से उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में जिन 11 एमएलसी सीटों पर चुनाव होने हैं उसको लेकर अब तमाम राजनीतिक दलों के तरफ से या कहिए दोनों ही खेमों के तरफ से अब अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मामला कितना गरमाया है, इससे आप इस बात को समझ सकते हैं कि लगातार बीजेपी के शीर्ष नेताओं का अपने सहयोगी दलों से मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ आज नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो जीतन राम मांझी के आवास पहुंचे, वहां पर मंत्री संतोष सुमन से उन्होंने मुलाकात की। तो वहीं दूसरी तरफ आज एक बार फिर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में सांसद संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे थे और उन्होंने बैठक की है। लेकिन बिहार में एनडीए के कुनबे को बढ़ाने की कोशिश बीजेपी के तरफ से अभी भी जारी है। इसके अलावा जो अन्य राजनीतिक चेहरे हैं जो बिहार की राजनीति में दम भरने की बात करते हैं वो भी अपने को सक्रिय करने की कोशिश में जुटे हैं और इसी में बिहार के सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बीते दिन अमित शाह से मुलाकात की दिल्ली में और सीट शेयरिंग में खुद को लाने की कोशिश वो कर रहे हैं, यानी एनडीए में वीआईपी को जोड़ने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है। वहीं लगातार आरजेडी नेताओं के घरों पर ईडी और आईटी की छापेमारी हो रही है। ठिकानों पर लगातार लोकसभा चुनाव से पहले जो छापेमारी है वो जारी है। जिस प्रकार से बीते दिन जो एमएलसी थे आरजेडी के विनोद जायसवाल, उनके यहाँ आईटी की रेड पड़ी, तो आज जो सुभाष यादव हैं लालू प्रसाद यादव के करीबी,
उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ी है। तो तमाम खबरों पर विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बाकी हैं। सबसे पहले चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करते हैं, जो कि आज पटना दौरे पर थे। पाटलिपुत्रा लोकसभा में, जो कि रामकृपाल यादव का संसदीय क्षेत्र है, और उसके पालीगंज में जिस प्रकार से उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है, किस प्रकार से देख रहे हैं पूरी गतिविधि को? देखिए, भाजपा ने पूरी ताकत से अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है, और पालीगंज में आज जो अमित शाह की सभा थी वो भी उसी का एक हिस्सा था। और वो चूँकि पटना से सटे हुए इलाका है, माना जाता है कि वो इलाका यादव बहुल है और वहाँ लालू प्रसाद का प्रभाव है, इसलिए उन्होंने लालू प्रसाद को वहाँ निशाने पर लिया और चुन चुन करके एक एक आरोपों पर वार किया। उन पर जो आरोप हैं लालू प्रसाद पर, उनकी खोज खबर ली और उनकी कड़ी आलोचना की। कहा कि जो उनका ध्यान सिर्फ अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने पर है, वो बिहार का विकास नहीं चाहते, बिहार की भलाई नहीं चाहते। उनका एक सूत्रीय एजेंडा है कि कैसे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाते हैं बिहार का। लेकिन सर, पूरा जो उनका भाषण था एकदम लालू यादव पर केंद्रित रहा, और बिहार में जिस प्रकार से माफिया राज की चर्चा हो रही थी उस पर भी उन्होंने बात कही है। लेकिन ये जो पालीगंज के इलाके में जो उनका जनसभा था, ओबीसी मोर्चा बीजेपी का जो है उसके तरफ से ये आयोजित किया गया था, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इसको कितना महत्वपूर्ण माना जाए कि क्या केवल लालू परिवार पर हमला था, या फिर पाटलिपुत्र लोकसभा को लेकर भी कोई नई रणनीति चल रही है? उसी के तहत वो सभा थी कि ओबीसी को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। क्योंकि अभी जो जातीय गणना हुई बिहार में, उसमें पता चला कि 63% आबादी उनकी है। तो इसलिए किसी भी माध्यम से उनके अपने साथ जोड़ना है, और लालू राबड़ी के राज में ओबीसी बहुत त्रस्त रहा है। तो इसीलिए उन्होंने उनकी सभा में लालू यादव की चर्चा की और उन पर हमला किया लगातार, ताकि ओबीसी लोगों को वो दिन याद आ जाए जिस समय लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में उनको यातनाएं झेलनी पड़ी थी, बिहार छोड़ के जाना पड़ा था। तो वो सब चीज़ें एक बार वो याद दिलाना चाह रहे थे। उसी क्रम में ये सारी बातें उन्होंने कही। तो इसका असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि वो फिर आतंक के साए में जीवन जिए। रामकृपाल यादव मंच पर मौजूद थे, और अमित शाह ने कहा कि मेरे मित्र रामकृपाल यादव, यानी टिकट पक्का। हाँ, जब उन्होंने ऐसा संबोधन किया तो इससे ये समझा जाना चाहिए कि रामकृपाल यादव का टिकट पक्का है, और वो डिजर्व भी करते हैं। उनके जैसा लोकप्रिय और 24/7 वो जनता के लिए अवेलेबल हैं। वो बहुत कम ऐसे राजनेता होते हैं जो 24 घंटा जनता के लिए उपलब्ध हो। वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है। चर्चा छिड़ी थी कि टिकट कटेगा। हाँ, ये चर्चा होती रहती है, क्योंकि राजनीति में लोग आते हैं तो इसी मंशा से आते हैं कि विधायक सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे। बहुत लोग कह रहे थे कि अब यादव से ज़्यादा बीजेपी का जो नज़र है वो पाटलिपुत्रा में भूमिहार कैंडिडेट को लड़ाने पर है, क्योंकि विक्रम के विधायक जो कांग्रेस के यहाँ बीजेपी में आ गए हैं, भूमिहार समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, मनोज शर्मा हैं, उनकी चर्चा छिड़ी हुई थी। क्या आपको लगता है कि यादव और भूमिहार की लड़ाई पाटलिपुत्रा में बीजेपी के अंदर ही हो जाएगी? नहीं, अभी ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी वो खतरा मोल लेगी, क्योंकि अगर रामकृपाल यादव का टिकट कटेगा तो उसका असर पूरे प्रदेश में होगा, यादव समाज पर होगा। क्योंकि वो माने यादव जाति के हैं, मगर वो नेता सभी जातियों के हैं, मगर यादव जाति में उनका खास प्रभाव है। क्योंकि एक समय में वो लालू प्रसाद के बहुत करीबी नेता हुआ करते थे, तो सारे दांव पेच उनके जानते हैं। और जहां उनका टिकट काट के किसी भूमिहार को टिकट दिया जाएगा तो फिर वो जातीय विरोध का स्वर एक तरह से वहां उठ जाएगा, और वो भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। और सिर्फ पाटलिपुत्र सीट ही नहीं, इसका असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा, पूरे प्रदेश में पड़ेगा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि यादव का वोट लेने के लिए कैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया यादव जाति का। तो यादव फोकस में है बीजेपी के, अति पिछड़ा समाज फोकस में है,
और इसको वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश में। ऐसे में ये रिस्क नहीं लगी कि रामकृपाल यादव का टिकट कटे। एमएलसी चुनाव को लेकर बीते कई दिनों से खूब हल्ला चल रहा था। 11 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उसमें से अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। 11 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से सूची जारी हो गई थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से नहीं हुई थी। ऐसे में इंतजार था कि बीजेपी किनको टिकट देगी। सर, आप एक बार इसको बेहतर तरीके से समझा दीजिए कि कौन बने हैं, क्यों बने हैं। देखिए, एक तो लालमोहन गुप्ता हैं जो मुंगेर के रहने वाले हैं और वो तांती जाति के बताए जा रहे हैं। तो तांती भी अति पिछड़ा समाज से आता है, तो ये अति पिछड़ों को लुभाने की एक तरीका है, एक आकर्षण पैदा करने के लिए ये दिया गया उनको। और वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे, वहाँ के बताया जा रहा है कि जिलाध्यक्ष भी रहे हैं मुंगेर के। तो इस नाते उनको पुराने कार्यकर्ता के सुध ली और जातीय कम्बिनेशन भी बैठा। और दूसरे जो पटेल समाज की हैं, अनामिका सिंह पटेल, उनको टिकट दिया गया। वो पटना की हैं, संपन्न परिवार से आती हैं, उनका हॉस्पिटल है और महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं वो भी, और बहुत दिन से पार्टी से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए उनको दिया गया। और शाहनवाज का टिकट रिपीट नहीं हुआ, उनको नहीं दिया गया। तो ये माना जा रहा है कि उनको कहीं से लोकसभा का सीट दिया मंगल जाएगा। पांडे को लेकर बड़ी चर्चा थी कि लोकसभा लड़ेंगे, वाल्मीकि नगर, सिवान, लेकिन आप फिर आज एमएलसी की लिस्ट में नाम आ गया। मंगल पांडे के बारे में हमने पहले ही कहा था कि वो चूँकि पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं और पश्चिम बंगाल अभी बीजेपी के लिए बहुत हॉट स्टेट बना हुआ है कि कैसे वहाँ ममता बनर्जी को परास्त किया जाए। तो मंगल पांडे ने वहाँ बहुत मेहनत की है बंगाल में। तो अगर उनको लोकसभा में उम्मीदवार बना देते तो अपने सीट के लिए व्यस्त हो जाते, समय नहीं दे पाते बंगाल में। तो अब यहाँ आराम से सीट उनकी निकल जाएगी, एमएलसी की सीट, तो वो पूरा समय दे पाएंगे बंगाल में। तो इसलिए उनको फिर से रिपीट किया गया है। और इसके पहले आप जानते ही होंगे कि जनता दल यूनाइटेड के तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और खालिद अनवर जा रहे हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से संतोष सुमन जा रहे हैं, और राजद के तरफ से तो कांग्रेस को झटका दे दिया गया। 4 अपने उम्मीदवार की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। तो अब इन 2 खबरों के अलावा बढ़ते हैं हम बिहार की राजनीति में एक और चेहरे की तरफ, और वो है सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी। बीते कई दिनों से कहिए कि बिहार की राजनीति में किनारे हो गए हैं। हाँ, देखिए, मुकेश सहनी ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। उनको मौका मिला था, वो चाहते तो बहुत आगे बढ़ सकते थे, उनमें क्षमता भी है और लोगों का जुड़ाव भी उनके साथ है, उनके समाज के लोगों का। और उन्होंने कई बार पटना में बड़ी बड़ी रैलियाँ की हैं, प्रदर्शन किए हैं, मगर उनकी गलत नीतियों के चलते आज ये स्थिति हो गई है कि कोई भी गठबंधन उनको पूछ नहीं रहा है और वो एक चूके हुए कारतूस की तरह हो गए हैं कि न इधर जा पा रहे हैं न उधर जा पा रहे हैं। और अब एक एक सीट के लिए मोहताज हैं और लोगों ने उनकी ताकत भी देख ली है। राजनीतिक दलों ने लोकसभा का चुनाव वो हार गए, विधानसभा का चुनाव वो खुद नहीं जीत सके और कहते हैं कि 9% 10% वोट हमारे पास है। तो इतना वोट है और फिर भी आप अपनी सीट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो दूसरे को क्या जिताइएगा और मदद कीजिएगा। तो उनका ढोल का पोल खुल गया है और राजनीतिक दलों ने समझ लिया है कि इनकी क्या हैसियत है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इनको थोड़ा महत्व एनडीए में मिल भी जाता भाजपा की ओर से, मगर नीतीश कुमार ने एनडीए ज्वाइन करके छोटे छोटे दलों का जो है बड़ा गड़बड़ कर दिया है, खेल उनका बिगाड़ दिया है। अब पहले भाजपा को ज़रूरत थी कि एक एक साथी वो खोज रही थी कि कैसे यहाँ एक मजबूत कॉम्बिनेशन हम खड़ा करें बिहार में, मगर नीतीश कुमार जब इधर आ गए तो अब वो भरपाई उसकी हो गई है। नीतीश कुमार एक बड़े पार्टनर के रूप में आए हैं और नीतीश कुमार अपने आप में एक इमेज है उनकी, तो अब छोटे दलों को वो तवज्जो नहीं दे रही है। और इसीलिए आप देखिए कि गठबंधन का मामला यहाँ उलझ गया है, एनडीए का मामला बहुत उलझा हुआ हो गया है। ये संतोष मांझी जो हैं, जीतन राम मांझी के पुत्र, उनसे आज मिलने गए थे नित्यानंद राय ऐसे भी मिलते रहते हैं उनसे। और जो तस्वीरें आ रही थी कि वो संतोष मांझी का हाथ पकड़े हुए हैं और खूब मुस्कुरा रहे हैं, उनकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, मगर वो ऐसे ऐसे मुड़ी हिला रहे हैं, सर अपना हिला रहे हैं संतोष मांझी। तो इसका मतलब कि वो इनकी बातों से सहमत नहीं थे।
इधर संजय जायसवाल जी जा रहे हैं कुशवाहा के यहाँ, लगातार जा रहे हैं। हालांकि दोनों सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं कि नहीं हम लोग मित्र हैं, ऐसे ही मिलने गपशप करने आए थे, मगर राजनेता ऐसे ही गपशप करने नहीं जाते हैं और ख़ास करके चुनाव के समय में। तो इसका मतलब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा भी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ऑप्शन उधर से भी है, महागठबंधन भी इस ताक में है कि कैसे इधर बात बिगड़े इनकी कि हम उनको लपक लें। तो इसलिए बहुत फूक फूक करके भाजपा एक एक कदम उठा रही है। चिराग की नाराजगी अलग है। चिराग की नाराजगी अलग है। चिराग का उनके चाचा के वजह से पेंच फंसा हुआ है। तो इसलिए जितना सुगम पहले लग रहा था उतना सुगम अब एनडीए के लिए है नहीं सीटों का बंटवारा। अब उसमें देखिए कैसे तालमेल बिठा पाते हैं। तो उसमें ये होगा कि भाजपा को कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि जदयू भी अड़ी हुई है कि जो सिटिंग सीट हमारी है वो हम नहीं छोड़ेंगे। भाजपा में आप जो सिटिंग है उसको कैसे कम करेंगे, तो फिर सीटें बचती कहाँ हैं? सीटें जो 2-4 बचती हैं उसमें इतने सारे दल हैं। तो मुकेश सहनी गए हैं दिल्ली, कहा जा रहा है कि अमित शाह से उन्होंने बीते दिन मुलाकात किया है, तो उस मुलाकात का कोई असर नहीं होगा? मुलाकात में शायद उनको बहुत महत्व नहीं मिला। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमित शाह ने बहुत ज़्यादा उनको महत्व नहीं दिया और एक तरह से टाल दिया उनको। हाँ कि ठीक है हम देखेंगे, विचार करेंगे, ऐसा कह के टाल दिया। तो बहुत उम्मीद से भरे होकर के नहीं लौटे हैं मुकेश सहनी। अब देखिए वो क्या रास्ता अपनाते हैं। उधर पप्पू यादव ने पूर्णिया में अलग एक रैली की, हालांकि रैली में कह रहे हैं लोग कि अच्छी भीड़ थी। हाँ भीड़ अच्छी थी और पप्पू यादव पूर्णिया से जीते भी हैं, सांसद भी रहे हैं, तो इसलिए उनका प्रभाव है वहाँ। मगर ये जो एक दबंग और बाहुबली की छवि ऐसी चस्पा हो गई है कि वो इस छवि से मुक्त होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर वो मुक्त हो नहीं पा रहे हैं। और इसी चलते कोई दल उनको साथ भी नहीं जोड़ पा रहा है अपने। और वो एक तो कि कभी इस नेता के बारे में कुछ कटु वचन बोल देते हैं, कभी दूसरे नेता के बारे में बोल देते हैं। तो आप सबसे लड़ाई लड़ लीजिएगा और सबको बुरा भला कहिएगा, तो फिर आपको कौन महत्व देगा? आपको क्यों कोई अपने साथ लेगा? तो सर पप्पू यादव की राजनीति अब क्या है? क्योंकि पहले तो राजद के साथ हुआ करते थे, पार्टी बना ली, पार्टी का कोई भविष्य बचा नहीं है। तो आगामी लोकसभा चुनाव में इनका क्या भविष्य होगा? क्या अपने ही पार्टी के दम पर मैदान में उतरेंगे या फिर इनकी पार्टी को विलय करना पड़ेगा? नहीं, वो मुश्किल है। अकेले आप जीत जाइए लोकसभा, वो बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है आज के दौर में जब इतना टफ फाइट है चारों तरफ। तो ऐसे में ये बड़ा कठिन है उनके लिए। पटना में जब 2019 में इतनी बाढ़ आई थी और उस समय उन्होंने बहुत काम किया था, यहाँ बहुत सेवा की उन्होंने लोगों की, पीड़ित लोगों की, मगर विधानसभा में खड़े हुए तो बुरी तरह हारे यहाँ। तो वो जो एक छवि उनकी बन गई है उससे वो निजात नहीं पा रहे हैं। वो सबसे बड़ी घातक है उनके विकास में। उनको राजनीतिक दलों में एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है उसकी वजह से। तो अकेले उनका कोई भविष्य नहीं जब तक वो किसी पार्टी में शामिल नहीं होते हैं, किसी गठबंधन के साथ नहीं जुड़ते हैं। वही दिक्कत है, उसी के लिए वो प्रयासरत हैं और अपनी ताकत दिखा रहे हैं। पूर्णिया की आज की रैली सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए थी कि हमारे पास इतनी ताकत है और पूर्णिया में हम चाहें तो खेल किसी का बिगाड़ सकते हैं। अब उसके बाद दलों की ओर से क्या प्रतिक्रिया राजद हो या कांग्रेस हो, दोनों सहमत हो पाएंगे पप्पू यादव पर? क्योंकि कहा जाता है कि राजद के साथ इन्होंने बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है। राजद में तेजस्वी यादव उनको पसंद नहीं करते हैं, लालू यादव भी नाराज हैं, तो राजद में तो मुश्किल है। वैसे भी बाहुबली छवि से बाहर जा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए वहाँ कठिन है। और कांग्रेस में उनकी पत्नी हैं, राज्यसभा में भी हैं वो, तो वहाँ भी बहुत आसान नहीं है। वहाँ भी कठिन है कि पति पत्नी दोनों को कैसे दिया जाए। बिना राजद के सहमति और राजद की सहमति के बाद कांग्रेस कोई कदम भी नहीं उठाएगी। तो इसलिए संकट तो है, गहरा संकट है उनके सामने। अब उनका भाग्य कितना साथ देता है, किस्मत क्या खेल दिखलाती है, ये देखना होगा, दिलचस्प होगा ये। तो लग रहा है कि 24 के चुनाव में वो बीच मझधार में भी लटके हुए हैं, वो भी लटके हुए हैं। जैसे वो इनका खेल संकट में है मुकेश सहनी का, वैसे ही पप्पू यादव का भी खेल जो है वो संकट में है। तो देखिए, लगातार बिहार की राजनीतिक गतिविधियों पर हम चर्चा कर रहे हैं, दिन भर की घटनाओं को लेकर भी। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए, किस तरीके से उन्होंने लालू परिवार पर निशाना साधा, इन तमाम चीज़ों पर हमने बात की। साथ ही एमएलसी चुनाव को लेकर अब क्लियर एंड कट हो चुका है कि कौन कौन जाएंगे अगर 11 तारीख से पहले कोई और भी नामांकन करने पहुंच ना जाए। अगर कोई और
अतिरिक्त नामांकन होता है तो वैसी परिस्थिति में चुनाव कराना पड़ सकता है और फिर क्रॉस वोटिंग का डर रहेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि 11 उम्मीदवारों के ही नाम अब तक आए हैं तमाम गठबंधनों को जोड़कर, तो लग रहा है कि निर्विरोध तमाम जो उम्मीदवार हैं वो जीत जाएंगे। वही बात बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी की करे तो एनडीए में जाने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन भाव उनको नहीं मिल रहा है। महागठबंधन में भी पूछ नहीं है। ऐसे में देखना है कि लोकसभा चुनाव से पहले वो क्या कुछ फैसला लेते हैं, किस तरीके से लोकसभा चुनाव में वो अपना दमखम दिखा पाते हैं, क्योंकि अब तक की राजनीति में वो सफलता हासिल खुद नहीं कर पाए हैं। तो तमाम गठबंधनों का उन पर से भरोसा उठ चुका है और ऐसे में उनके सामने बड़ी मुश्किल है कि वो किस प्रकार से दूसरे दलों पर भरोसा अपना कायम करा पाएं। देखिएगा, आगे भी लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।